नमस्ते दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर सेकेंड की तैयारी हेतु एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान की विशेषताएं। आज हम लोग जानेंगे कि भारतीय संविधान में क्या क्या विशेषताएं हैं और इसको बीपीएससी में एक प्रश्न के तौर पर पूछा जाता है। और इस पूरा जो डिस्कशन के बाद जो हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे इसके अंतर्गत, तो उसको जानने के बाद आपकी एक क्वेश्चन के लिए पूरी तरह से तैयारी हो जाएगी। इस सारे टॉपिक को यदि आप पॉइंट को यदि लिख लिए तो एक क्वेश्चन लिखने भर की तैयारी हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए आज हम चलते हैं जीएस पेपर सेकेंड हेतु अति महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं चलने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जीएस पेपर सेकेंड के अंतर्गत सेक्शन 1, जो जीएस पेपर का सेक्शन 1 होता है 114 नंबर का होता है और इसमें जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो भारतीय राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी सिस्टम से होता है। इंडियन पॉलिटी सिस्टम के अंतर्गत अमूमन 4 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें से 3 का जवाब देना होता है और प्रत्येक के लिए 38 अंक निर्धारित रहते हैं और 38 को 3 से गुना करें तो 114 नंबर का प्रश्न भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत होते हैं। बीपीएससी की परीक्षा के पैटर्न पर यदि गौर किया जाए तो इस प्रश्न की पुनरावृत्ति अलग अलग रूप में कई बार हुआ है। भारतीय संविधान की विशेषता, जैसा कि आप जानते हैं कि यह दुनिया का सबसे बेहतरीन, बड़ा और विस्तृत संविधान है और दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के माध्यम से हुआ था और 2 वर्ष से 11 महीना 18 दिन की लंबी अवधि इसके निर्माण में लगे थे। इस बीच देश का विभाजन भी हुआ था। तो इसका 2 वर्ष से 11 महीना 18 दिन का जो लंबा जो समय है वो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा और 2 दिन बाद जब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक प्रारंभ हुई तो उस समय अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुन लिया गया। और संविधान हमारा किस तरह से होगा, किस प्रकार का होगा, ये प्रारूप बनाने का कार्य प्रारूप समिति को सौंपा गया। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे जिनके अध्यक्ष थे डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का जो प्रारूप बनाया और उस पर 2 वर्ष से 11 महीना 18 दिन तक जो वाचन चला, इस कारण से डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक या भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। तो इस तरह से बना हुआ संविधान प्रवर्तित या अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को हुआ, जिसको पुनः 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ अनुच्छेद लागू हुए थे और उस दिन अंगीकार किया गया था संविधान सभा द्वारा और भारत की जनता द्वारा। और बाद में 26 जनवरी 1950 को संविधान इसलिए अपनाया गया था क्योंकि प्रारंभ से इस दिन 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। तो इस स्वतंत्रता दिवस को 1950 में संविधान को अपनाया गया और इस दिन गणतंत्र लागू हुआ और 1947 में जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, वो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और संविधान जिस दिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, वह दिन गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो चलिए भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली जो विशेषताएं हैं संविधान की, ये जो विशेषताएं हैं तो ये कहीं संविधान में कुछ अलग से लिखा हुआ नहीं है। ये एक प्रकार से साइलेंट फीचर है या मेन फीचर है। यानी कहने का मतलब है कि पूरे संविधान का अगर हम अध्ययन करेंगे, उसको देखेंगे, अवलोकन करेंगे तो उनसे ये सब तथ्य निकल कर आएगा। तो संविधान, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इसका विशाल आकार है क्योंकि हम इसी से अंदाजा लगाते हैं कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग थे पहले, परंतु अभी भी 22 भाग है, लेकिन संविधान संशोधनों के फलस्वरूप इसके अंदर में 22 के अंदर में ही संख्या बढ़ जाने के कारण, जैसे 51A, इसकी संख्या 25 हो गई है। उसी प्रकार इसमें 395 अनुच्छेद है। अनुच्छेद अभी भी 395 है, लेकिन अंदर में
उप आर्टिकल्स की संख्या बढ़ जाने के कारण इसकी संख्या हो गई है 465। और मूल संविधान में 8 अनुसूची था, जो बढ़कर अब हो गया 12। तो इस तरह से देखें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि अगर हम यूएसए के संविधान की बात करें तो यूएसए के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद है, और अगर हम दक्षिण अफ्रीका के संविधान की बात करें तो यहाँ 128 अनुच्छेद है, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 147। मतलब कि किसी भी देश में इतना बड़ा संविधान नहीं है, दुनिया के कोई भी देश में इतना बड़ा संविधान नहीं है। ब्रिटेन जो कि संविधान और संसदीय व्यवस्था या लोकतंत्र की जननी है, वहां तो संविधान है ही नहीं। इसकी चर्चा हम अगले टॉपिक में करेंगे। अब दूसरा जो इसकी विशेषता है वह है लिखित संविधान। यानी लिखित संविधान वह होता है जिसमें कि संविधान के जो भी व्यवस्था है, जो उसके प्रावधान है, वो लिखित दस्तावेज के रूप में मौजूद होता है। और भारत का संविधान भी लिखित दस्तावेज के रूप में, संविधान की पुस्तक के रूप में संरक्षित है, और उसकी कई प्रतियां जगह जगह पे रखी हुई है, और उसी के आधार पर कई सारे बुक छपते हैं भारतीय संविधान का, जिसको कि हम लोग पढ़ते हैं। जबकि अगर ब्रिटेन की संविधान की बात करें तो ब्रिटेन के संविधान में कुछ लिखित नहीं है। वास्तव में जो संसदीय प्रणाली थी ब्रिटेन के, और संसदीय प्रणाली के तहत जो संसदीय अधिनियम पास हुए हैं, तो वही संसदीय अधिनियम का संग्रह ही ब्रिटेन का संविधान कहा जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो एक दस्तावेज के रूप में ब्रिटेन के पास संविधान नहीं है, जबकि भारत के पास एक दस्तावेज के रूप में भारत का संविधान है। तीसरी अगर विशेषता की बात करें तो ये है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान का सर्वोच्चता का मतलब हुआ कि इस देश में संवैधानिक प्रावधानों की सर्वोच्चता है। संविधान से बड़ा भारत का कोई कानून नहीं है, चाहे वो पुराना कानून हो या कोई धार्मिक कानून हो या कोई भी विदेशी कानून हो, वो भारतीय संविधान के ऊपर ओवरराइड नहीं कर सकता है। यानी संविधान ही सर्वोच्च है और संविधान की सर्वोच्चता है। तो इस तरह से ये तीसरी विशेषता हुआ। अगर चौथी विशेषता देखें तो भारतीय संविधान कठोर भी है और लचीला है। यानी कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान ना तो अमेरिका की संविधान की तरह अत्यधिक कठोर है कि जिसमें संशोधन ही ना किया जा सके, और अगर संशोधन किया जाने के लिए अगर कोई चाहे तो बहुत कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वहाँ पे जो अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और सीनेट है, सभी से अनुमोदन लेना पड़ता है, और अंत में राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, तब जाके संविधान संशोधन हो सकता है। भारत में क्या है कि भारत में संविधान संशोधन के 3 प्रणाली विकसित है। एक तो सामान्य बहुमत है। सामान्य बहुमत में ये होता है कि संसद के जो भी सदस्य हैं उनके आधे से एक ज़्यादा सदस्य अगर वोटिंग करता है तो वो संविधान संशोधन पास हो जाता है। और दूसरा जो तरीका है वो 2/3 बहुमत का है। 2/3 बहुमत का मतलब हुआ कि कुल जो संसद के सदस्य हैं उसका 2/3 अगर वोटिंग करते हैं पक्ष में तो वो संविधान संशोधन पास हो जाता है। तो इस तरह से जो आसानी से जो संविधान संशोधन हम कर सकते हैं, तो इसको हम संविधान के लचीलापन के रूप में देखते हैं। जबकि भारतीय संविधान के वैसे सारे पहलू, वैसे सारे प्रावधान जिसमें कि संघात्मक ढांचा प्रभावित होने की आशंका हो, जैसे कि मौलिक अधिकार हो गया, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, केंद्र राज्य संबंध हो गया, इस प्रकार के जो ढांचा परिवर्तित होने की संभावना रहती है, तो उसमें 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के विधानसभा से भी यह पारित इसे कराना पड़ता है, तब जाके संशोधन होता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो भारतीय संविधान की कठोरता को दिखलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान ना तो अमेरिका की तरह अत्यधिक कठोर है और ना ही ब्रिटेन की तरह अत्यधिक लचीलापन है, जिसे जब चाहे तब इसको संशोधित किया जा सके। यानी कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, दोनों का समन्वय है। अब आते हैं 5वें टॉपिक में, भारतीय संविधान संघात्मक है या एकात्मक। इसको समझने से पहले हम यह समझते हैं कि संघात्मक क्या होता है, एकात्मक क्या होता है। तो संघात्मक वैसा संविधान होता है, वैसा देश का सिस्टम होता है जहां पर कि राज्यों का साझा हित होता है। जैसे कनाडा, तो कनाडा में राज्यों का साझा हित है।
तो वो एक संघात्मक संविधान है। और जहाँ पर क्या होता है कि पूरा देश का एक एकात्मक स्वरूप होता है, जहाँ राज्यों को बहुत सारे अधिकार नहीं होते हैं, तो वहाँ पे एकात्मक होता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि भारत विविधताओं से भरा देश है, यहाँ बहुत सारे भाषा, भाषी, जाति, धर्म, नस्ल के लोग यहाँ निवास करते हैं। तो इस कारण से अलग अलग राज्यों को अलग अलग प्रकार की स्वायत्तता दी गई है। इस कारण से भारत का संविधान जो है वो संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। यानी कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे लक्षण हैं, जैसे कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारें, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान संशोधन करने की शक्ति में राज्यों की सहभागिता और केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंधों का है उसका स्पष्ट जो है डिफिनेशन, ये सब ये सूचित करता है कि भारतीय संविधान संघात्मक है। जबकि भारतीय संविधान में जो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ है उसमें केंद्र का शक्तिशाली हो जाना, भारत की एकल नागरिकता और कई सारी केंद्र सरकार की एजेंसियां जो राज्य की सरकार पर निगरानी रखती है, तो इन सब कारणों से भारत का जो संविधान है वो एकात्मक हो जाता है। अगर दोनों की तुलना करें तो भारतीय संविधान संघात्मक भी है, एकात्मक भी है, लेकिन संघात्मक कम है और एकात्मक ज़्यादा है। यानी हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता की ओर झुकाव ज़्यादा है। अब छठे पॉइंट की तरफ चलें, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो लोकतांत्रिक मतलब क्या होता है? जहां पर कि शासन का जो प्रमुख है उसको वोटिंग के माध्यम से, माने मतदान के माध्यम से चुना जाता है। माने इसका मतलब ये हुआ कि लोकतंत्र का मतलब जनता के शासन, जनता द्वारा चुना गया सरकार यहाँ चुनी जाती है। और गणराज्य का मतलब हुआ कि यहाँ का शासन प्रमुख जो होगा वो कोई अनुवांशिक व्यक्ति नहीं होगा। जिस प्रकार से राजतंत्र में होता था कि राजा के मरने के बाद उसका बेटा जो राजकुमार होता था वो राजगद्दी पर बैठता था, भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इस तरह से ये लोकतांत्रिक भी है और गणराज्य भी है। यानी कहने का मतलब अगर ब्रिटेन को देखा जाए तो ब्रिटेन भी लोकतांत्रिक देश है लेकिन वो गणराज्य नहीं है, क्योंकि आज भी संवैधानिक राजतंत्र वहाँ कायम है। लेकिन भारत की बात करें तो यहाँ लोकतंत्र भी है और गणराज्य भी है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उसकी अनुवांशिक तौर पर नियुक्ति नहीं होती है। प्रत्येक 5 वर्षों के बाद मतदान होता है और मतदान के माध्यम से चुना जाता है। 7वें पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षीय व्यवस्था, 2 प्रकार की व्यवस्था होती है। जैसे अमेरिका में हम देखते हैं तो वहाँ अध्यक्ष प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। वहाँ पर क्या होता है कि जो 2 संसद के जो 2 सदन है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट, दोनों सदन से पारित हुआ प्रस्ताव पर राष्ट्रपति वीटो कर सकता है और राष्ट्रपति ही सरकार के, संपूर्ण सरकार के अध्यक्ष होते हैं और राष्ट्रपति के हिसाब से चलता है। जबकि भारत के संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि संसद द्वारा पारित नियमों के अधीन संसद द्वारा चुने गए व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो इस तरह से भारत में एक संसदीय व्यवस्था है। यानी कहने का अर्थ यह है कि भारत को की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र न्यायपालिका है। अगर हम देखें तो मोंटेस्क्यू के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक थी द स्पिरिट ऑफ लॉ, तो उसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को, तीनों को एक दूसरे से पृथक रहते हुए भी एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस का हिसाब किताब दिया गया था। तो उसी प्रकार से भारतीय न्यायपालिका ना तो कार्यपालिका के अधीन आता है और ना ही संसद के अधीन आता है। ये स्वतंत्र रूप से काम करता है और जनता के साथ साथ सरकार द्वारा कार्यों को भी संवैधानिक कसौटी पर कसते हुए उसकी वैधता को सही या गलत ठहरा सकती है। तो भारत की न्यायपालिका एक स्वतंत्र न्यायपालिका है और ऊपर में सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे प्रत्येक राज्यों में लगभग हाई कोर्ट और नीचे तक एक स्वतंत्र न्यायपालिका की एक लड़ी होती है। उसी प्रकार अगले हम विशेषता की देखें तो एकल नागरिकता, यानी भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति भारत के नागरिक हैं, ना कि बिहार के नागरिक, पंजाब के नागरिक या फिर झारखंड के नागरिक, ऐसा नहीं है। जबकि अमेरिका को देखें तो अमेरिका में जो अमेरिकी नागरिक है वह अमेरिकी नागरिक तो होता ही है, साथ ही साथ अमेरिका में जो 50 स्टेट है
तो अलग अलग स्टेट के भी नागरिक होते हैं। यानी अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, यानी कोई व्यक्ति अगर अमेरिका का नागरिक है तो न्यूयॉर्क का नागरिक है भी हो सकता है, और अगर न्यूयॉर्क का नागरिक है तो वो टेक्सास का नागरिक नहीं हो सकता है, या फिर पेंसिल्वेनिया का नागरिक नहीं हो सकता है, या फिर लास वेगास का नागरिक नहीं हो सकता है। यानी अमेरिका में दोहरी नागरिकता है कि कोई व्यक्ति अमेरिकी नागरिक भी होता है और संबंधित राज्य के भी नागरिक होता है। भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। चाहे भारत के नागरिक कहीं भी रह रहे हों, बिहारी हों, बंगाली हों, पंजाबी, मद्रासी, कोई भी हों, सारे भारतीय नागरिक हैं। उसके बाद समानता, जैसा कि हम जानते हैं भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 में 14 से लेकर 18 तक समानता की बात की गई है। तो समानता मतलब होता है कि किसी भी प्रकार से जाति, धर्म, लिंग या नस्ल, भाषा आदि के आधार पर कोई भी व्यक्ति ना तो उच्च है और ना ही कोई निम्न है। सारे विधिक रूप से विधि के समक्ष सारे लोग समान हैं, और विधिक निर्णय करते समय यह नहीं देखा जाएगा कि अमुक व्यक्ति किस पद और प्रतिष्ठा पर काबिज है, किस भाषा, धर्म, क्षेत्र या वंश मूल से बिलोंग करते हैं, सबके लिए बराबर होगा। यानी यहाँ समानता है, चाहे राजा हो या रंक हो, सभी बराबर हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। इसका मतलब हुआ कि भारत की संप्रभुता खुद भारत के पास है। भारत किसी भी विदेशी ताकत के इशारे से राज्य नहीं करता है। भारत के संविधान का निर्माण भारत के लोगों द्वारा हुआ है। भारत का शासन भी भारत के लोगों द्वारा होता है, और भारत के शासन और संविधान की इच्छा भी वो भारतीय जनता का परिणाम है। भारत के ऊपर कोई विदेशी शक्ति नहीं है और कोई इससे ऊपर अंतिम शक्ति नहीं है। भारत की संपूर्ण संप्रभुता भारतीय संविधान में निहित है। हालांकि कुछ लोग यह आरोप लगाते हैं कि राष्ट्रमंडल के सदस्य होना, राष्ट्रमंडल जिसके की अध्यक्ष महारानी विक्टोरिया होती है, और राष्ट्रमंडल का गठन औपनिवेशिक काल की देन है, जहाँ पर कि जो भी ब्रिटेन के अधीन देश थे उन सबों को राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ का सदस्यता लेना पड़ता था। तो भारत आज भी राष्ट्रमंडल का सदस्य है। तो इस नाते कुछ लोग भारतीय संप्रभुता को बताते हैं कि नहीं है, पूर्ण रूप से संपन्न है। लेकिन ये कहना ये होगा कि भारत राष्ट्रमंडल के सदस्य के रूप में भारत अपनी इच्छा से है, ना कि ब्रिटेन की इच्छा से है। और उस प्रकार से देखा जाए तो राष्ट्रमंडल के अलावे आज जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, वैश्वीकरण का दौर है, तो कई सारे ऐसे वैश्विक संगठन है, जैसे यूएनओ है, यूएनओ के बहुत सारे सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है। क्षेत्रीय स्तर पर भी देखें तो फिर सार्क है, आसियान है, बिमस्टेक है, G20 है, ब्रिक्स है। तो इन संगठनों के सदस्य होने के नाते भारत की कई आर्थिक वैदेशिक नीतियाँ इन संगठनों से भी प्रभावित रहती है। तो अगर प्रभुत्व संपन्न राज्य की परिभाषा अगर हम प्रारंभिक दौर की बात करें, अगर 18वीं और 19वीं सदी के पूर्वार्ध की बात करें, तो उस दौर में आज दुनिया का कोई भी देश उस प्रकार से संपूर्ण प्रभुत्व नहीं है। कोई ना कोई देश इंटरनेशनल नीतियों से प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व होल सॉवरेन स्टेट है। उसके बाद फिर आगे हम बात करते हैं कल्याणकारी राज्य। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में साफ वर्णित है कि भारत एक कल्याणकारी देश होगा। यानी भारत की शासन, भारत की संविधान का उद्देश्य यही होगा कि भारत की जनता का कल्याण करना। जबकि अगर हम 1947 से पहले ब्रिटिश शासन की बात करें, जब अंग्रेजी राज था हमारे, जब औपनिवेशिक शासन था, तो उस समय कल्याणकारी राज्य नहीं था। भारतीय शासन का स्वरूप जो था वो पुलिस राज्य का था, पुलिस के बल पर सत्ता यहाँ स्थापित किया जाता था। आज के दौर में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान के माध्यम से जो भारत की सत्ता शासन चलता है, तो उससे भारत का उद्देश्य यही है, भारतीय संविधान, भारतीय शासन का उद्देश्य है कि भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, यह बहुत बड़ा अधिकार है भारतीय जनता के लिए, भारत के लोगों के लिए, जो कि सरकार और हमारी संविधान यह गारंटी देती है कि जितने अधिकार लिखे हुए हैं संविधान में, उतना कम से कम न्यूनतम अधिकार भारत के नागरिकों को जरूर मिलेगा। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक, भारतीय संविधान के तीसरे भाग में 12 से 35 अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार का वर्णन है।
6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 हुआ करते थे। एक संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 से हट जाने के बाद कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, जिनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सामाजिक शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं और यह भारत की जनता की स्वतंत्रता और जीवन की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। उसी प्रकार अगर बात करें तो अगले भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51। 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जिक्र है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है राज्य के नागरिकों का, देश का, राज्य मतलब देश राज्य की परिभाषा हालांकि यहाँ बहुत विस्तृत है। राज्य का परिभाषा का मतलब सिर्फ राज्य नहीं, बल्कि इसमें देश भी आ जाएगा, राज्य भी आ जाएगा, जिला भी आ जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था भी आ जाएगा और कोई निगम बोर्ड वगैरह हैं तो वो सब भी आ जाएगा। तो इनका यह कर्तव्य होगा कि राज्य के नागरिकों का उनकी बेहतरी के लिए, उनकी जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए राज्य प्रयास करेगा। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अंतर्गत जनता के कल्याण के लिए जो भी कुछ किया जाएगा तो वो सारे वर्णित हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, और सरकारें इसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत कार्य करती हैं राज्य की जनता की बेहतरी के लिए। अगला पॉइंट की बात करें तो मौलिक कर्तव्य है इसमें। मूल संविधान में हालांकि यह नहीं था, ये स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसाओं के बाद इसे रूस के संविधान से लिया गया था। क्योंकि अगर हम जब अधिकार की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम कर्तव्य से आबद्ध हो जाते हैं। बिना कर्तव्यों के हम अधिकार की बात नहीं करते हैं। हम अपने माता पिता के भी संपत्ति में हिस्सा तब ले पाते हैं जब हम उनसे जुड़े हुए कुछ कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो भारतीय संविधान के में निहित अधिकारों पर दावा हम तब कर सकते हैं जब हमें कुछ कर्तव्यों का निर्वहन किया जाना होगा। भारतीय संविधान में मूल रूप से नहीं था, जिसे बाद में इसको शामिल करते हुए इसे संतुलित करने का प्रयास किया गया। ये भाग 4 के ए में है और 51 अनुच्छेद 51 का ए में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। पूर्ण वयस्क मताधिकार, यानी कहने का मतलब है कि 18 वर्ष के ऊपर से जो भी व्यक्ति हैं वे सभी मत देने का अधिकार रखते हैं। यानी सरकार और शासन के लिए अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए 18 वर्ष के आयु के ऊपर के सभी, चाहे वो युवा हो या युवती हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो अपना मत का प्रयोग कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। हालांकि संवैधानिक रूप से यह सीमा पहले 21 वर्ष की थी, जिसे 61वें संविधान संशोधन में बदलकर इसे 18 वर्ष कर दिया गया। इसके बाद करें तो विधि का शासन। विधि का शासन जापान से लिया गया है। विधि का शासन का मतलब हुआ कि कोई भी जो शासन होगा वो विधि के अंतर्गत होगा। विधि मतलब नियम जो बना हुआ है और नियम के अंतर्गत ही शासन होगा। किसी बात के रहते हुए भी या किसी की इच्छा के कारण या कोई ऐसे परिमाण के कारण शासन नहीं हो सकता है, बल्कि विधि के रूप में ही शासन होगा। अगले पॉइंट की बात करें तो व्यक्ति की गरिमा। ये अनुच्छेद 21 से लिया गया है। व्यक्ति की गरिमा, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन यापन हेतु, उसके गरिमापूर्ण जीवन यापन हेतु सरकार को सुनिश्चित करना होगा। और जीवन जीने का मतलब ये नहीं हुआ कि किसी तरह से जीवन जी लेना, बल्कि सम्मानपूर्वक जीवन, एक अधिकारपूर्वक जीवन और गरिमापूर्ण जीवन। तो ये व्यक्ति की गरिमा को स्थापित करता है। ये हमारे जो उद्देशिका है, प्रेम्बुल है, उसमें भी वर्णित है। उसके बाद लोकप्रिय प्रभुसत्ता। इसका मतलब हुआ कि प्रभुसत्ता सरकार उसकी बनेगी जिसको अधिक लोग चाहते हैं, जिसका जो एजेंडा है वो सर्वाधिक लोकप्रिय है। जिस पार्टी या दल का एजेंडा सर्वाधिक लोकप्रिय होगा तो सरकार उसी की बनेगी। इस तरह से भारतीय सत्ता जो है वो लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित होता है। उसके बाद समाजवादी, जो शासन का स्वरूप जो होगा वो समाजवादी होगा। मतलब समाज को विकसित करने के लिए जो गरीब वर्ग के लोग हैं, साधनहीन वर्ग हैं, जो सुविधा विहीन वर्ग हैं, उनको ऊपर उठाए जाने की लगातार प्रयास किया जाता रहेगा। फिर आगे पॉइंट करें तो फिर ये पंथ निरपेक्ष है। मतलब
इसे सेक्युलरिज्म से हम कह सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। यानी यहाँ किसी भी रूप में किसी धर्म की प्रधानता नहीं है। और अमेरिका की तरह जो धर्म के रूप में अमेरिका में जो नकारात्मक स्वरूप प्रदर्शित किया जाता है, जिसको कि यह धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, भारत के संदर्भ में देखें तो धर्म के प्रति भारत में सकारात्मक भूमिका है, परंतु किसी भी धार्मिक आधार पर सरकार कार्य नहीं करती है। और सभी धर्मों को यहाँ पर खुलकर धर्म के अनुसार आचरण करने का, सभी व्यक्ति को धर्म के अनुसार आचरण करने का, धर्म का प्रचार प्रसार करने का, धर्म की समृद्धि करने का अधिकार प्राप्त है। आगे हम देखें तो न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा का ये मतलब है कि न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों पर नज़र रखती है और उनके द्वारा की गई किसी भी कार्यों को संविधान के समक्ष वैध या अवैध ठहराते हुए उसकी न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम भारतीय संविधान में इन विशेषताओं को के अलावे भी कुछ और भी एक दो विशेषताएं हैं, इनको लिखकर और बीपीएससी मेंस में या यूपीएससी के क्वेश्चन में हम अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि ये सारे जो पॉइंट हम बताए हैं, इनमें से ऊपर से कम 12-15 पॉइंट आप ज़रूर लिखेंगे और सारे को कॉपी में नोट कर लेंगे। और इस पर जो अंदर में जो बॉडी है, ये तो पॉइंट हुआ, जो अंदर का जो बॉडी है उसको लिखने का प्रयास करेंगे। आपकी बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। धन्यवाद।